चलिए तो सभी लोग आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद और गुड मॉर्निंग। आपका जीवन सुखमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी मुहिम को। और खटाखट सभी लोग आ जाओ बेटा, जहाँ कहीं भी हो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ज़्यादा शेयर करो। और हम न्यू आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल देखा था आपने कि कल हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था आईवीसी के। जो संभावना है जैसे कि राखीगढ़ी से क्वेश्चन आ सकता है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में ही सर। राखीगढ़ी अभी ट्रेंड में है क्योंकि 11 वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं जिनका नाम दिया गया है RGR1 to RGR11, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर ऑफ RGR1 से RGR11 तक। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, लाइक तो बिल्कुल करें भाई। तो अपना सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके कोई भी टॉपिक मैंने आपसे कहा है कि छूटेगा नहीं दोस्त। मतलब कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। यस ठीक है, क्लियर है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दो। दुर्गेश बेटा जय हिंद, जय हिंद दुर्गेश जी, जय हिंद बेटा। और दुर्गेश सभी को जोड़ो फटाफट, दुर्गेश जी जल्दी से सभी को जोड़ें और इसके आगे जिससे कि कारवां बढ़े। ओके, हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात। आशुतोष कुमार सिंह डेली, IAF सिद्धार्थ, दुर्गेश सिंह गुड मॉर्निंग, IAF सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग, आशुतोष कुमार जी, ज्ञान गुरु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय जवान जय किसान भैया, दिवाकर सिंह जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मेरे लाल, आकांक्षा चतुर्वेदी जय हिंद, रवि रंजन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शेयर करते जाओ सबको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। ज्ञान गुरु जय हिंद, ज्योति बेटा जय हिंद, जय हिंद, अविनाश यादव जय हिंद बेटा, आकांक्षा तो चतुर्वेदी गुड मॉर्निंग बेटा, आकांक्षा गुड मॉर्निंग, मयंक गुड मॉर्निंग मेरे लाल। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना कारवां। और परिवार ये बढ़ते रहना चाहिए, बैक टू बैक अपना फैमिली ये बढ़ते रहना चाहिए, इसमें सदस्य संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं, तब तक सबको शेयर करते रहना, सब लोग आते रहेंगे। सर गर्ल्स क्या फिजिकल, देखो अब आपको बता दें बेटा, ज्योति बेटा अभी आपको टेक्निकल टीम मेरी अपडेट दे देगी है। टेक्निकल टीम देख लेना, ज्योति जी के मैसेज का आंसर कर देना, ठीक है, शेयर करते जाइए। अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हम बात करें ना टेक्निकल टीम, तो यहाँ पे शायद हमने बोर्ड को ओपन नहीं किया है, अच्छा यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक मज़ेदार बात आपको बताऊँ, सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका फ्यूचर है वो वनडे के स्टेप से नहीं बढ़ता। जो जब भी कोई जो आपके घर में, मतलब अगर घर बनाने वाला आदमी आता है तो सीढ़ी के डायरेक्ट स्टेप्स कभी नहीं ढाल पाता, 1 2 करके ढालता है, फिर इसके बाद ऐसे ढालता चला जाता है। आपने ध्यान दिया होगा एक साथ। तो इसीलिए आपके भविष्य का निर्माण कई फेजेस में होगा, तुरंत नहीं होगा दोस्त। हर सब्जेक्ट बढ़िया करेंगे तो एक दिन आपके जो मिशन वर्दी है ना वो आपके शरीर पे होगी, ठीक है बेटा। क्लास को शेयर करते जाइए फटाफट। चलें स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं बिना विदाउट टाइम इन्वेस्ट। देखो अब एक बहुत बेहतर और काबिल की बात समझना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड, और इसका एक ऐसा फंडा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हें पूरी लाइफ कोई चीज़ इसमें से भूलेगी नहीं। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे पूछा जाता है कि रामायण का दूसरा नाम, या तमिल रामायण की रचना किसने करी, महाभारत का दूसरा नाम, मतलब महाभारत नहीं पूछेंगे, दूसरा नाम पूछने की परंपरा। और क्या पूछेगा इस बार ICG कोस्ट गार्ड में, आपका जानते हो वेद से आया, कभी कभी क्या पूछ लेता है, इस वेद में क्या बताया गया है, या गायत्री मंत्र का अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया। फिर पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत सारे प्रश्न आसान से जो आपके डिफेंस के एग्जाम में आते हैं बेटा, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, इन सब में ICG में, तो मैं सारे क्वेश्चंस को ट्रैक करूंगा। मतलब 3 कंपटीशन के लिए ये है। और आप जानते हो कि सारा अभी 5 तारीख के बाद से आपके लिए मॉक टेस्ट मैराथन कंटिन्यूसली होल्ड ले आएंगे, तो मतलब पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कंप्लीट देंगे। देखो वैदिक पीरियड, अब बेटा वैदिक काल की बात करता हूं, वैदिक काल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वैदिक काल की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। अब समझो, अगर हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा मेरे प्यारे लाल,
1500 BC से लेकर के कितने तक, 600 BC तक। अब जानते हो BC की डेट उल्टा लिखी जाती है, बड़े से छोटे में, ये याद रखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक काल। लेकिन आप जानते हो इसे दो भागों में बांटा गया। एक भाग ऐसा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें प्रमाण एविडेंसेस नहीं मिले, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं प्री वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड, और इसी को बोलते हैं ऋग्वैदिक। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक। मतलब इसी को हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और इसी को बोलते हैं मेरे लाल लल्ला ऋग्वैदिक काल। अब बताओ, कोई दुख दर्द, कोई समस्या? कोई नहीं है समस्या, मैं जानता हूं। इसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड। अब बताओ, इससे आसान कोई प्रश्न आ सकता है? अगर आए तो कितने भागों में बांटा गया? पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या था बेटा, एक। देखो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC। अब देखो समझ गए, बिफोर क्राइस्ट। और इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा, 1000 to 600 BC। अब बताओ, कोई दुख दर्द समस्या? इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। अच्छा अब ये बताओ, कहीं पे कोई समस्या है? यहाँ पे नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है ना मेरे लाल? कोई समस्या हो तो, दुख दर्द हो तो बताओ। और अपना परिवार यार, जैसा जोश ऑफलाइन में आप दिखाते हो वैसा ऑनलाइन में नहीं दिखा रहे हो, बताओ ना। अपने पास तो यार अपनी संख्या तो अभी बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए मेरे लल्ला, और इसको बढ़ाओ, इन्हेंस करो ना यार, और लल्ला आगे ले जाओ इसको, तब तो मज़ा आएगा, तब तो मैं अपना आपके लिए सीना टांग पाऊंगा, हैं लल्ला। अब देखो मेरी बात को समझो यार, प्री वैदिक पोस्ट वैदिक में अंतर पहले समझ लो। प्री का मतलब प्री वैदिक का मतलब वेद जैसे लिखे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उससे पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। पोस्ट वैदिक, आपसे कोई पूछे कि सारे वेदों को संकलन कब किया गया, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में। आपके महाकाव्य कब लिखे गए, पोस्ट वैदिक पीरियड में। अब कोई पूछे यार रामायण का समय लिखा गया, तो तुरंत बता देना भैया 1000 से 600 BC हमारे गुरुजन ने बताया है। अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? कोई गुरुजन पूछे तो तुरंत बता दो, एकदम छाप दो। अब देखो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रथम दृष्टिया इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ने के साथ हमें एक चीज जानना है कि हमारे पूर्वज कौन थे, आर्यंस। और आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ऐसा प्रश्न नाना प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। तो आइए खटाखट उन प्रश्नों को देख लेते हैं, कैसे प्रश्न लाला मिलेंगे हमको आपको। अब देखो सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी इमेज अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो ये सपोज करो मैं हूँ तुम्हारे लिए बेटा, सुख सुख के मेरी हड्डियाँ देख रहे हो ना बाहर निकल आई, ये तुम सब हो बेटा ना। ये वो भारत का युवा बेरोजगार है जिसे नौकरी की चाहत है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करता है। वो बालक यहाँ पे है, नदी उदी के किनारे ठंड वंड लग रही है, दबा करके एकदम समझ लो, बिना स्वेटर उटर के कुछ लपेटे हो छाल, ऐसा समझ लो। इतनी गरीबी है अपने पास और इस पे बेटा वर्दी चाहिए हमको, और मैं ये परेशान हूँ। अब देख लिए यहाँ पे इसकी PDF तुरंत क्लास के बाद आपको मिलेगी। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, ये आपको मैंने बता दिया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। यहाँ तक चीजें हमने बता दी हैं, शायद किसी को कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब देखो मेरी बात को समझ लो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो थियरी है कि भैया हमारे जो पूर्वज आर्य हैं वो कहाँ से आए, तो आर्यों के बारे में जो थियरी दी गई है कि आर्यंस कहाँ से आए, आर्यंस के बारे में। अच्छा आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड। क्या होता है बेटा? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य ना। क्या होता है? सभ्य, महान, ठीक। और आर्य तो जानते ही हो हमारे पूर्वज थे ना,
आर्य। आर्यों का नॉन आर्यों से युद्ध भी हुआ था। आर्यंस का मतलब सभ्य, नॉन आर्यंस का मतलब असभ्य लोग, नालायक लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी की, वो क्या है बेटा, नालायक हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो आर्यंस हैं, महान हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप, असभ्य। अब बताओ कोई दुख दर्द कोई समस्या, कहीं कोई समस्या हो कहीं कोई दर्द हो तो बताओ यार, नहीं है ना। हाँ सभी लोग लाइक करो दबा करके। हाँ हिंदी में भी बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे बेटा। तुम जो हिंदी वाला बालक है अपने सीने के पास है, और जो अंग्रेजी वाला है एकदम सीने के अंदर है, समझ गए। अब देखो मेरी बात समझना कि मैंने बोला कि आर्य और नॉन आर्य के, नॉन आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य और नॉन आर्यंस का मतलब समझो पहले, ज़्यादा खुजली नहीं करना है। आर्य और नॉन आर्यन, आर्य का मतलब समझे बेटा, आर्य का मतलब होता है सभ्य आदमी। जैसे तुम सब क्या हो, आर्य हो, बहुत अच्छे बालक हो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे से धुआंधार क्लास कर रहे हो। आर्य का मतलब होता है सभ्य, और सभ्य को जो अंग्रेज बच्चा है वो क्या लिखेगा, नोबल लिख लेगा। सबका विकास होगा, किसी भाषा की वजह से किसी का विकास नहीं रुकेगा। और लोड लेते रहो, अगर लोड इन चीज़ों का नहीं ले पाओगे तो समझ रहो ना, तुम्हारा जो लोड लेने की क्षमता है वही बढ़ाने आया हूँ। नॉन आर्यंस का मतलब क्या होता है, नॉन आर्यंस का मतलब होता है बेटा अनार्य, और अनार्य का मतलब आप समझ गए। अनार्य का मतलब आप समझ गए कि जो असभ्य हो, नालायक टाइप के बच्चे हैं, जो गिल्ली डंडा गांव में खेल रहे हैं, ठंडी में गोली वोली खेल रहे हैं। अब आओ देखें, इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा, एक युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ ना, और युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे। रावी नदी, और रावी नदी को क्या बोलते हैं बेटा, दुख दर्द वाले, रावी नदी को ही बोलते हैं पुरुषणी नदी, पौरुषणी नदी, पौरुषणी नदी या पुरुषणी नदी। और इसी के बीच किनारे कौन सा युद्ध हुआ था बालक, खुजली न हो किसी को, 10 राजवार। कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, यानी कि 5 आर्य थे 5 नार्य थे, नॉन आर्यंस थे। तो 10 राज युद्ध, जो अंग्रेज बच्चा है वो भी लिख ले ना, 10 राज वार। अब बेटा बताओ कोई समस्या है, नहीं समस्या है। तो 10 राज युद्ध में कौन जीता था बेटा, आर्य जीत गए थे। आर्यंस क्या किए थे, जीत गए ये युद्ध। अब बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना, नोट कर लिए। मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, पहले ये बताओ यार भैया, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे लाल। हाँ सेशन में एकदम धुआंधार तरीके से एकदम शेयर करो यार, कहीं कोई दिक्कत दुख दर्द ना हो, एकदम अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, ये मेंटेन रहे माहौल बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ और बेटा ये आपको दिल से तहे दिल से बता दूं कि जो अपने पास 50 दिन बचे हुए हैं ना अल्लाह, उसमें कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। वनडे में 1 टॉपिक प्रॉपर करेंगे पूरा, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे उसका। अभी कुछ दिनों में डांस वोंस, ये रिवर वैलीज प्रोजेक्ट, ये सब करंट अफेयर भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो तुम अपने दोस्त यारों मित्रों को अभी तो फिर समझ रहे हो ना। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आना होगा तो आएगा, रावी नदी का, अभी नदियों के पुराने नाम भी मैं बताऊँगा डिस्कस। तो यार एक बात आती है कि सर आर्य तो जीत गए, ठीक है, आर्यों के बारे में किसने क्या क्या बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे, कौन कौन सी थियरी है। जैसे मैक्स मूलर जी की थियरी को ज़्यादा वैल्यू दिया गया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर ना, उनकी थियरी को। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बताया, बाल गंगाधर तिलक ने बताया। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो वजूद और सजेशंस दिया गया कि आर्य कहाँ से आए थे बेटा, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। समझ रहे। चलो आओ देखो भैया, थियरी मतलब सिद्धांत कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों के बारे में सिद्धांत। दूसरा सपोर्टेड बाय, किसने इस सिद्धांत को दिया, सिद्धांत को दिया किसने, यूरोपियन थियरी, यूरोपीय सिद्धांत। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का सिद्धांत, मतलब किसने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्कटिक सिद्धांत, आर्कटिक क्षेत्र
तिब्बत क्षेत्र किसने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे? तिब्बत सिद्धांत, अब समझ गए? तो यार यूरोपियन थ्योरी किसने दिया था? विलियम जोन्स ने। बेटा खुजली ना हो, मैं हिंदी भी लिखूंगा, विलियम जोन्स। और यार तुम्हारे लिए मुझे उर्दू भी लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा, बस ये तुम्हारे वतन पे वर्दी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैक्स मूलर ने क्या कहा था? आर्य कहाँ से आए थे बेटा? मैक्स मूलर जी ने कहा आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये कहाँ से आए थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा आर्कटिक जोन से आए थे, गंगाधर तिलक। और भैया स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ना आर्य समाज के संस्थापक, कब स्थापना करे थे आर्य समाज की? 1875 में लाल। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? मार्टिन, बहुत बड़े समाज सुधारक थे यार, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया ना, क्या बोलते हैं इनको? एक उपाधि दी गई थी, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। कोई दुख दर्द? तो ये सिद्धांत है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। अब दबा करके शेयर करो यार, अब समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, कोई एकदम दबा करके ठोकिए लाइक। हाँ सही कहे, कोई सलूशन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी कह रहे हैं 1875 में। देखो एक एक प्रश्न को एकदम तोड़ करके रख देंगे, किसी तरीके का प्रश्न है दोस्त, समझ रहा है ना? तो समझ ले प्री फाउंडेशन एनडीए जैसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो छोटा मोटा तो तू मार देगा भाई, मतलब तैयारी तेरी अप टू द मार्क है, उसमें कोई दर्द वाली बात है ही नहीं है। क्या पूछेगा यार? आर्य कहाँ से आए? सिद्धांत यही पूछेगा भैया। मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता चल रहा हूँ, तो कोई दुख दर्द ना होना चाहिए, मतलब एकदम लल्लन टाप टाइप का छाप दो। अब देखो यहाँ पे कुछ खुजली टाइप का देखो, तुमको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? पत्थर है, इसमें देखो ये कुछ बना हुआ है। इसका मतलब आप समझिए कि ये जिस कल्चर की बात कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं। अब एक प्रश्न पूछेगा कि भैया ये बताइए बोगाज कोई क्या है? बोगाज कोई, समझना, ऐसे अभिलेख जहाँ से हमें इन देवी देवताओं के बारे में पता चलता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़े बड़े एग्जाम्स में डिफेंस में आया हुआ प्रश्न बेटा। और तुमको कहाँ बता दे रहा हूँ मैं? एयरफोर्स नेवी में। तो साला तुम तो सब एग्जाम निकाल दोगे, एयरफोर्स नेवी वाला क्या निकालेगा? सब निकालेगा। कई एग्जाम तुम्हारा लेटर आएगा, सब एग्जाम का, नेवी का भी आएगा, एयरफोर्स का भी आएगा, आईसीजी का भी आएगा। तुमको डिसाइड करना है कि सर अभिषेक सर किस में ज्वाइन करूं, इतना एग्जाम निकल जाएगा बेटा। अब देखो बोगाज कोई क्या लिखे है? जो जिनको दुख दर्द हो, अंग्रेजी से डर लगता हो, बिच्छू है वो, जिनके लिए सांप है, वो हिंदी में देख ले बोगाज कोई क्या है। बोगाज कोई एक अभिलेख है बेटा। अभिलेख का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कभी पत्थरों में लिख दिया जाया करती थी और आज एक प्रमाण के रूप में अवेलेबल हैं, उन्हें बोलते हैं अभिलेख ना। अब समझे कि नहीं? बोगाज कोई अभिलेख है, उसमें हमारे 4 देवताओं के बारे में पता चलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये देवता है बेटा। क्या है? देवता हैं। इन 4 देवता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का जिक्र मिलता है? इन 4 देवताओं का। ठीक है, अब बताओ बेटा। और आप जानते हो कि प्रूफ्स सेंट्रल एशियन थियरी देयर होमलैंड, और इस ने यह भी बताया कि भैया जो आर्यंस थे उनका जो मेन स्थान था वो क्या था? आर्यंस का मेन स्थान यही एरिया था। मतलब मध्य एशियाई सिद्धांत जो है वो यह बताता है कि आर्य यहीं के निवासी थे। और बोगाज को यह अभिलेख यह बताता है कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ये 4 देवता हैं हमारे। ठीक है भाई, शेयर हो रहा है दबा करके, बस बस एकदम दबाए रहो, समझ रहे? दबा करके एकदम शेयर करो। अब कंटेंट में दोस्त तुमको तो अप टू द मार्क देंगे। अप टू द मार्क का मतलब मेरे लाल कि एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बोगाज कोई समझ गए? बोगाज कोई अभिलेख में इन 4 देवताओं का प्रमाण मिलता है। वैसे हमारे ऋग्वेद में सबसे अधिक जो प्रिय देवता हैं वो है इंद्र। इंद्र के बाद अग्नि, फिर कौन है? वरुण। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, लेकिन प्री वैदिक पीरियड में इंद्र प्रिय देवता थे। पोस्ट वैदिक पीरियड में प्रिय देवता कौन बचे? प्रजापति। और इनकी 2 बेटियां थी, सभा और समिति।
ठीक है। देवता का भी अपग्रेडेशन होता गया, जैसे कि मोबाइल पहले नोकिया आया, नोकिया में बताओ कोई खत्म हो गया, अब चल रहा है इतनी समय सैमसंग चल रहा है ना, जियोमी चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि सब। तो अब भाई यहाँ तक लिख लीजिएगा, बोगाज कोई अभिलेख से हमें 4 देवताओं का पता मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है भाई, अब आगे चलें बेटा, किसी को कोई दुख दर्द नहीं है, नोट कर लिए, आगे चलते हैं। ये देवता हैं, देख लो बेटा भैया, इंद्रदेव को जानते हो, ऐरावत हाथी पे बैठे हुए हैं, ये वरुण जी आप देख ही रहे हो, मित्र ये देवता, मतलब आप समझिए कि इन देवताओं का जो जिक्र है वो बोगाज कोई अभिलेख में है, और मध्य एशिया के क्षेत्र से यह अभिलेख मिला बेटा। ठीक है, कोई इधर। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अपने यहाँ का ओल्डेस्ट वेद है बेटा कौन सा, ये ऋग्वेद, वैसे जो है जो अगर मैं बात करूं पर्सिया, ईरान का, तो उन क्षेत्रों का जो है सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसका नाम है जिंद अवेस्ता। जैसे ओल्डेस्ट टेस्ट अपना क्या है बेटा, ओल्डेस्ट टेस्ट, ओल्डेस्ट वेद पूछा जाता है, ओल्डेस्ट वेद जैसे अपना है ना, ओल्डेस्ट टेस्ट जिसकी बात करते हैं हम, सबसे पुराना ग्रंथ, टेस्ट का मतलब ग्रंथ, कौन सा है बेटा, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। अब यहाँ पे यार लिख लो, तो ये बताओ कोई समस्या है, ऋग्वेद यहाँ पे भी तो है। अब देखो दूसरी बात समझो, अब सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट की बात हो गई, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे चलें, ऋग्वेद के बाद अगर हम बात करें, नीचे आ जाएं बेटा, तो समझो ऋग्वेद के बाद अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट टेस्ट ऑफ पर्सिया ना, अगर ईरान की बात करें, ईरान का सबसे पुराना ग्रंथ, तो आप क्या कहोगे, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे लाल, सभी को क्लियर है कि नहीं? एक बार सभी बच्चों का, मेरे प्यारे बच्चों का नाम लेता हूं। उज्जवल सिंह ब्लॉक, बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, ओके ओके। रोहित यादव, दुर्गेश, ओके ओके गुड, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है ऋषभ ब्लॉक, थैंक यू सो मच लाल। तुम ही सबके प्यार और शिद्दत के, तुम्हारे सबके लिए, उम्मीदों के लिए ही तो आया हूँ यार ना। वीडियो रुक गया है, टेक्निकल टीम, ठीक है बेटा, टेक्निकल टीम कह रही वीडियो नहीं रुका है, हो सकता है आपकी तरफ से टेक्निकल ग्लिच हो बेटा। ठीक है, दिवाकर सिंह जी, चले आगे चलें, आगे चलें भैया, क्लियर है सबका? वाह भाई वाह। दुर्गेश सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि खेतों में बैठ करके सर मैं काम करके 45 मिनट का मैं वीडियो देख रहा हूँ। वाह यार, दिल ऐसे बच्चों से ना वाकई में मोटिवेशन आता है। एज अ टीचर अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी मोटिवेशन का मौका मिलता है कि यार मतलब इतना जुनून लोगों की शिद्दत लाते कहाँ से हैं यार। मैं सुना करता था जब लोगों को क्या टीचर 12-12 घंटे 24-24 घंटे लाइव है तो कैसे पढ़ा रहा, उसका मोटिवेशन आप हो। मैं अपना मोटिवेशन किसी को नहीं मानता, मैं अपना मोटिवेशन किसे मानता हूँ, यहाँ के जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरीके से पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको मैं अपना मोटिवेशन, क्योंकि यार एक बताओ रूम ले करके एक कुकर में साला दाल चावल सब्जी सब बना देना, ये कौन सीख सकता है? ये सिर्फ एक तैयारी करने वाले बच्चे से सीखा जा सकता है। समझ रहे हो, एक स्वेटर पे पूरी ठंडी काट देने वाला, एक कंबल पे पूरी रात काट देने वाला सिर्फ एक तैयारी करने वाला प्रतियोगी छात्र ही हो सकता है, और पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे? तो यार मैं बहुत मोटिवेट होता हूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा छात्र ही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे जो प्यारे बच्चे हैं और कोई नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं यार, मैं भी जब था तो नहीं मन करता था कि सुबह 4 बजे उठ के पढूं। यहाँ सुबह 7 बजे से वीडियो पे लाइव अगर बच्चा है कंटिन्यूसली देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो बेचारा सुबह उठा होगा 4 बजे, चाय फाय बनाया होगा, फिर इसके बाद फिर अभी कोचिंग आएगा या कुछ स्कूल कॉलेज जाएगा। तो यार तुम्हारे सब जुनून को सलाम मेरे तरफ से भैया, लव यू लॉट। ऋषभ जी थैंक यू सो मच, डंकी यादव जी
थैंक यू सो मच भैया सभी को। यूरनटेक सर इसकी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आंसू बेटा सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। बस अपना परिवार ऐसे बढ़ते रहना चाहिए यार। तो भैया अब ये बात पता चल गई, अब आओ आगे देखते हैं लाल। अब आगे देखो, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, एक चीज़ आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, चैनल तेजस बैच एयरफोर्स नेवी के लिए एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस, चैनल हैंडल @MKC एयरफोर्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये मानिए कि मेरा आदेश है आपके लिए इस चैनल पे जा करके, क्योंकि अब अलग अलग आपको भटकना नहीं पड़ेगा और देखना है दोस्त कि कितना आप में दम है, हम में दम है, इसको कितना महान बनाते हैं। क्योंकि इसके पीछे अगर महान ये इंडिविजुअल बनेगा अपना एयरफोर्स नेवी आईसीजी का चैनल, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप सबका होगा ना। तो इसीलिए बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो मैं सब्सक्राइब पे बहुत जोर नहीं दूंगा, मैं लाइक पे बहुत जोर नहीं दूंगा, लेकिन बेटा अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो करना होगा, क्योंकि हमको एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि हमको भटकना ना पड़े। अब कई बच्चे परेशान रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, तो भैया इस चैनल पे चले जाना, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ढूंढ लेना और जहां मिले एकदम ठोक देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? आओ आगे चलें। अब देखो यार, वैदिक जो साहित्य है, ये कई बार पूछा गया है कि वैदिक साहित्य को कैसे कैसे लिखा गया। सबसे पहले क्या आया? वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले क्या आए थे? वेद आए थे। तो यानी कि अब आप समझ गए, वैदिक साहित्य में सबसे पहले क्या लिखे गए बेटा? वेद लिखे गए, जिन्हें संहिता बोला जाता है। वेद या संहिता, ठीक है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, मतलब आरण्य का मतलब तुम समझ रहे हो, जंगल। तीसरा, चौथा उपनिषद, उपनिषद का मतलब ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। यार मतलब आपसे कोई कहे कि सर सबसे पहले क्या लिखे गए? वेद, फिर क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर क्या लिखे गए? आरण्यकाश, फिर क्या लिखे गए? उपनिषदास। अब बताओ कोई दुख दर्द? यार यहां से तीन बातें हमको समझ में आई। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ। अब इन सब के बारे में देखेंगे, परेशान नहीं होना। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद देख लेते हैं, और ऋग्वेद में ज़्यादा फोकस मत करना। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। लेकिन ये एग्जाम में आए तो आए, ठीक है, नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में। अब समझ गया मेरे बेटा? तो इसको नोट कर लो, खटाखट जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए भैया शिवम सिंह जी? नोट कर लिए? ओके, रोहित यादव जी कह रहे हैं 29 को ज्वाइनिंग के बाद हम बिलगांव से क्लास लेंगे सर। थैंक यू सो मच, लव यू यार, बहुत सारा प्यार। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यार, वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, वेद या साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य, वेद या साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। अब ये बताओ यहाँ पे कोई दुख दर्द है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब कोई समस्या नहीं है तो बेटा इसका सीक्वेंस लिख लो। अब वेद अपने पास कितने हैं? 4। अच्छा, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान या नॉलेज। यानी कि ये ज्ञान या नॉलेज हमें कैसे मिले? 4 प्रकार से मिले। नोट हो गया होगा सबका? आगे चलते हैं खटाखट, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करते जाओ। और यार हमारे पास टाइम अब 15 मिनट का बाकी है, देखना है, कुछ नहीं करना है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, पहले इसको नोट कर लो, नहीं तो तुम्हारे मन में दुख दर्द होगा। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। वेदों को क्या कहा गया है बेटा? अपौरुषेय। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब आप समझ सकते हो कि किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए, ये ईश्वरीय कृति है, नित्य है ना। वेदों को अपौरुषेय कहा गया, ये नोट कर लेना। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो है दैवीय शक्तियों से, देवी देवताओं के प्रयासों से लिखे गए, किसी इंसान विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए। यानी कि वेदों को क्या कहा गया बेटा? अपौरुषेय। और दबा के ठोको लाइक यार, और एकदम बढ़ा दो, माहौल बना दो, गर्म कर दो माहौल यार एकदम। ठीक है रोहित सर जी? ओके ओके। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया। वेदों को क्या कहा गया है बेटा? अपौरुषेय।
यहां तक कोई दुख दर्द समस्या हो तो बता देना मेरे लाल। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय, यानी कि अगर ये दैवीय कृति हैं मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखी गई, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बेटा नहीं लिखी गई। अब दुख दर्द समाप्त। अब आओ खटाखट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, तब फिर इसके बाद अब देखो ये सब देख लेना, तुमको मैं दे दूंगा PDF। अब वेदों को अपौरुषेय कहा गया, खटाखट देख लो। न कहा गया है अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि ईश्वर प्रदत्त और नित्य है, अर्थात सभी अनंत काल में विद्यमान देवी देवताओं के प्रयासों से। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है, यानी कि पहले 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद ना, इनको क्या कहा गया है? वेदत्रयी। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है? अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं। बताओ इतना आसान सी लैंग्वेज में क्या हमको कोई दुख दर्द हो सकता है? नहीं हो सकता यार। सर क्लासेस पर डे होगा आपका? नहीं, मंडे ट्यूसडे होगा बेटा बस। ज्योति बेटा मैं बता दूंगा संडे को क्लास चलेगा बस। देखो आपको मैं पहले बता दिया, मैंने अपने जीवन में अगर किसी को आइडियल माना है तो हमारे प्यारे बच्चे। ऑल क्रेडिट गोज टू द यू। आज ये 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो कल को ये बच्चे हो सकते हैं 7,000, 70,000, 7 लाख हो सकते हैं। तो मेरा उसमें योगदान नहीं है, योगदान आप सबका है। आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये एक बात ध्यान दे लो, अभिषेक सर जहां भी आते हैं पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। और बेटा ये चैनल अब ताउम्र चलता रहेगा, इस चैनल की मैं गारंटी लेता हूं। NDA जो एयरफोर्स का ये चैनल है, ये वाला आपका आजीवन ताउम्र चलता रहेगा जब तक मेरी सांसें रहेंगी, ये जान लीजिए आप। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दिवाकर सिंह जी देखो, इट्स मैनेजमेंट डिसीजन, मैं मंडे ट्यूसडे की गारंटी लेता हूं और आप बढ़ सकती हैं क्लासेस, ये आपका प्यार और सपोर्ट बताएगा। देखो फर्स्ट 3 वेदास आर ज्वाइंटली कार्ड वेदत्रयी। वेदत्रयी का मतलब 3 वेद ना, और वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। अब समझ गया मेरी बात को? देखो अपौरुषेय मतलब किसी इंसान के द्वारा नहीं। इसकी PDF तुरंत अभी आपको मिलेगी। अब यार इससे आसान क्या पूछेगा? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,580 श्लोक हैं। देखो इसको एग्जैक्टली तुम 10,580 न करके 10,600 कर लो, कोई दुख दर्द नहीं है। एग्जाम में आपके ये वो पूछेगा 10,600, और जो कि 10 मंडलों में विभाजित है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टॉपिक सब टॉपिक, उसी तरीके से। अब देखो इसमें ना कौन सा मंडल पुराना है? ओल्डेस्ट मंडल कौन कौन से हैं? अध्याय जिसको कह सकते हैं आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर के 7 तक ओल्डेस्ट मंडल है। मतलब ये पहले लिखे गए थे तो तभी तो पुराने हुए। नए मंडल में 1वां मंडल है, 9वां मंडल है, 10वां। ठीक है, अब कोई दिक्कत? ऋग्वेद के भजनों का पाठ कौन करता था? होत्रा या होत्री उसको बोल लें आप। ठीक है, अच्छा जो यार इंपॉर्टेंट बातें हैं देखो वो यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन हम आपको इसीलिए तो बोर्ड पे बताएंगे। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट बात 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3rd मंडल में किसका जिक्र है बेटा? 3rd मंडल में ऋग्वेद के, ऐसे लिख लो, नोट कर लो, खटाक से छाप दो। ऋग्वेद के यार, ऋग्वेद के 3य मंडल में, ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व, गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इसे किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने लिखा। इसे गायत्री मंत्र को किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने लिखा। अब बताओ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आज के क्लास में? दुख दर्द सारे दूर हो रहे हैं, और दर्द अगर दूर हो रहे हैं तो मौज करिए लाल एकदम। चलें आगे, चलें भैया आगे चलते हैं। अब देखो तो ये नोट कर लिए हो गया आप, और कोई दर्द ही नहीं है आपको। 10वें मंडल में ही क्या है? पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। तो तीसरा देखो, तीसरे में गायत्री मंड और 10वें में क्या है? पुरुष सूक्त है। और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध है।
सातवें मंडल में क्या है, दशराज युद्ध जो बताए थे, रावी नदी के किनारे लड़ा गया दशराज युद्ध। अब यार 3, 7, 10 याद कर लो, बस छाप देना यार। 3 में क्या है, गायत्री मंत्र, 7 में क्या है, दशराज युद्ध, 10वें में क्या है, पुरुष सूक्त है। अब बताओ कोई समस्या। और पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्ण है। वर्ण का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, रंग है, कलर की बात कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, छाप दिए। मजा आ रहा है बेटा दुर्गेश जी? हाँ दुर्गेश जी बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अथर्ववेद जो है जादू टोना झाड़ फूंक के बारे में बताता है। अथर्ववेद सर पीडीएफ मिलेगा यहीं पे डिस्क्रिप्शन। प्रदीप सोनी जी बिल्कुल करवाएंगे यार, काहे नहीं करवाएंगे भैया, करवाएंगे, एकदम करवाएंगे, सब करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग, सब करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब होगा। अगर हम आ गए हैं तो बढ़िया तरीके से आएँ और एकदम मेंटेन करेंगे माहौल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो भैया, सब करेंगे। अब देखो सामवेद क्या है, सामवेद का मतलब संगीत, बस इतना खट्ट से डाल लो दिमाग में। सोफार संगीत, सोफार सामवेद, सोफार संगीत, सोफार सामवेद। और सामवेद में क्या है बेटा, म्यूजिक के बारे में। ओल्डेस्ट जो अपना ग्रंथ है जो हमारे म्यूजिक के बारे में बताता है वो यही है। ठीक है, वेदास होल्ड इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन म्यूजिक। ठीक है, और इसका उच्चारण कौन करता था, उद्गात्री। इसके उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, उद्गात्री। जो इसका उच्चारण करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उद्गात्री। ठीक है, बस इतना फोकस कर लो। फिर इसके बाद आओ आगे चलते हैं खटाखट। यजुर्वेद, यजुर्वेद का यजुस का मतलब होता है यज्ञ, और यह 2 भागों में है बेटा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है, गद्य पद्य और गद्य दोनों में है। और ये क्या है, ये क्या है बेटा, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। और यज्ञ का मतलब बलिदान प्रार्थना की पुस्तक है, ये बलिदान प्रार्थना की। और इसका ऋग्वेद, यजुर्वेद ना, यजुर्वेद का जो उच्चारण करते थे, भजन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, अध्वर्यु। क्या कहा जाता था, अध्वर्यु। ठीक है, चले आगे चलें, आगे चले मेरे लाल, खटाखट नोट कर लिए। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। अथर्ववेद जादू टोना झाड़ फूंक के बारे में बताया गया है। जादू टोना झाड़ फूंक खत्म, नोट कर लेना, ये पीडीएफ है, आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। एमकेसी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और कर्मकांडों की विस्तृत चर्चा की गई। देखो ध्यान से सुनना, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यज्ञ और कर्मकांडों की विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, एक बड़ी विशेष बात आप स्वयं बच्चों को बता दें, बृहस्पतिवार से जब से नए चैनल पर क्लास शिफ्ट हो जाएंगी तब से आपकी क्लास बच्चों को डेली मिलेगी। अच्छा ठीक है, जो भी 2 दिन मिलती है। ओके ओके सर, बच्चों की भयंकर डिमांड का। जी ठीक है। अब देखो भाई, ब्राह्मणों में विभिन्न यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत चर्चा की गई है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ और कर्मकांड। ब्राह्मण का मतलब क्या है, यज्ञ और कर्मकांड। आओ खटाखट आगे चलो, आगे चलो। आरण्य का मतलब क्या होता है, आरण्य का मतलब जंगल। आरण्यकाश का मतलब क्या होता है, जंगल में जो बातें लिखी गई या समझी गई। आरण्यक, आरण्यक का मतलब, अब यार अपने दिमाग में सेट कर लो। वेद, वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से मिला, 4 जगहों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों का मतलब यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में बताया गया। उपनिषदों का मतलब क्या है, उपनिषदों का मतलब है जो चीजें गुरु के समीप बैठ करके विद्यार्थी ने सीखा उसे क्या बोलेंगे, उपनिषद बोलेंगे। अब कोई दिक्कत यहां तक, और शेयर करते जाओ, क्लास को ठकाठक ठोको यार। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, खटाखट ठोकते जाओ यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ। एकदम तुमको लोग का माहौल यार गिराना नहीं है, मतलब समझ लो, माहौल बना करके रखो, एकदम छाप करके लंदन टाइप। अब देखो यार, यहाँ पे बच्चों को लगता है कि बच्चों को सर बोर्डवा पे लिखेंगे तब मजा आएगा। लो बेटा, आरण्यकाश, आरण्य का मतलब क्या होता है नालायकों, आरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल में यानी कि मंगल, समझ रहे। आरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। और जंगल में जो बातें लिखी गई, मतलब आप समझ रहे हो, अनुभव, मतलब मैंने किताबें कोई पढ़ा और उस किताब का कंपाइलेशन करने के लिए कहाँ गए, जंगल में, देखे उन चीज़ों को हमने अपने मनोभाव से क्या किया, समझा, और फिर उसके बाद जो लेटेस्ट लिखेंगे ना बेटा। अब ये जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट, ये किताब से थोड़ी कहीं से मिलेगा, ये धांसू कहाँ से मिलेगा, ये अभिषेक सर की जुबान से। और उसके पीछे क्या है, सबसे बड़ी ताकत तुम सब हो, और सबसे बड़ी ताकत जहाँ पीछे लगी है, मैं तो यहाँ अकेला दिख रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे 1000 बच्चों की ताकत है। तो ये ताकत, एनर्जी, अब बस झाँप करके बढ़ाओ एकदम इसको, समझ लो, लल्लन टाप टाइप का पढ़ो बालक। अब देखो सबसे
इंपॉर्टेंट बात और बेहतर बात तुम्हें बताते हैं। सबसे जहां से प्रश्न फंसा है, पीछे पीछे आया है, रामायण और महाभारत के दो नाम क्या क्या हैं? रामायण और महाभारत, तमिल रामायण की रचना किसने करी बेटा? यह पूछा जा चुका है। अब देखो खटाखट, तमिल रामायण की अगर बात करता हूं, रिटन बाय द वाल्मीकि। तमिल, अब सॉरी, जो अपनी रामायण हो किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। लेकिन तमिल रामायण किसने लिखी है? ऋषि कंबन ने। और छाप दो बेटा, इस बार ये फंसेगा। तमिल रामायण किसने लिखा है? किसने लिखा है? कंबन ने। किसने लिखा है? कंबन ने। और आपको लास्ट में एक गुड न्यूज भी दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए, ठीक है? सरप्राइज गिफ्ट आपके सामने रहेगा। तो आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, और यही रामायण वाल्मीकि ने लिखा संस्कृत में, और इसी को तमिल में लिखा है कंबन ऋषि ने। और कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। ठोक दो इसमें, कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक रामायण में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांडों में कितने कांड हुए? इसमें 7 कांड हुए। क्लियर? बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं करना है तुम्हें। इसे क्या कहा जाता है? आदि काव्य। दुनिया का सबसे पुराना काव्य माना जाता है, ठीक है, रामायण को। और तमिल रामायण की रचना किसने करी? कंबन ने करी। अब देखो आगे खटाखट, बस इतना बेसिक तुम फोकस करते जाओ। महाभारत, यह 18 दिनों तक युद्ध चला, 18 इसमें पर्व हैं, और महाभारत का शक्ति पर्व, मतलब शक्ति पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय है। याद रखिएगा बेटा, इसी को क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? रज्मनामा। इसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख। तो याद रखो, ठोक दो इसका। दूसरा नाम क्या है? रज्मनामा। और रज्मनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों का वर्णन। क्या होता है बेटा? युद्धों का वर्णन। युद्धों का वर्णन। युद्धों का क्या है बेटा? वर्णन। खटाक से छाप दो ना, युद्धों का क्या है बेटा? वर्णन। डिस्क्रिप्शन अबाउट द वॉर। ठीक, अब देखो खटाखट देख लो यार। अब देखो पुराण क्या है? 18 पुराण है। ये तुम्हें पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। 18 पुराणों की अगर बात करता हूं, सबसे पुराना पुराण कौन सा है बेटा? वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। अब देखो आगे देखो खटाखट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऋग्वैदिक पीरियड नदियों के नाम बहुत पूछते हैं। झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, ब्यास का विपासा, रावी का पौरुषणी। रावी नदी है यहाँ पे, क्या है बेटा? रावी नदी है। रावी का क्या है? पौरुषणी। और यहाँ पे क्या है? सतलज का सतुद्री। इसको सही कर लेना, सतलज का क्या है? सतुद्री। अब बताओ कोई दुख दर्द, कोई समस्या? यानी कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस, ठीक है? अब बेटा ये देख लेना, और मुलाकात होगी कल। हम जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, और वहां से प्रश्न बिल्कुल फंसाएंगे, क्योंकि बुद्धिज्म अभी करंट में भी ट्रेंड में। और एक आपके लिए गुड न्यूज है, थर्सडे से आपकी जो क्लासेस होंगी जीके की, डेली होंगी। अब थर्सडे से अलग सेपरेट जो हम लोगों का YouTube चैनल लॉन्च हो चुका है, उस YouTube चैनल को आप देख लें बेटा। उस YouTube चैनल को आप देख लें, जो सेपरेट हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है, उसको देख लें एक बार, और फिर आप आ जाएं। और हमारे आज़ाद सर आ चुके हैं, जाने माने धुरंधर सूरमा, इंग्लिश विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मान लें आप, आ चुके हैं। और देखें भैया, टेक्निकल टीम एक बार दिखा दे बच्चों को नया YouTube चैनल, और देख ले भैया इसको। इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए एकदम। इस बार आग लगानी, गदर मचा देना। हाईएस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना है नेवी, एयरफोर्स, ICG में, और अपना बाहुबल दिखाना चालू कर दीजिए। और देखिए नया चैनल का लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 6.45 मतलब 6.45 के सब्सक्राइबर ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। आप समझिए, कल ही चैनल लॉन्च हुआ, आज इतने अपने पास सब्सक्राइबर। मतलब भारत देश में हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात में 1 साल ओढ़ करके तैयारी कर रहे हैं। चलो ठीक है, आजाद सर आए, मोस्ट वेलकम।